नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के मामलों से लड़ने की चुनौती का सामना कर रहा है, एक तरफ जहां पूरे विश्व की प्राथमिकता कोरोना संक्रमण को काबू में करना है, संक्रमण से अपनी जान को बचाना है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व के दो देशों के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। आधिकारिक रूप से तो ये जंग का ऐलान नहीं है, लेकिन जो कुछ चल रहा है वो किसी जंग से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं दो देश जो कि फिलिस्तीन और इजराइल है, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते एक हफ्तों से जो कुछ हो रहा है वो निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। किसकी गलती है, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या एक संगठन किसी देश में जिस तरीके से कार्यरत है और उस देश में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसके लिए उस संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पूरी एक तरीके से दो देशों के बीच जो नरसंहार चल रहा है, दो देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कह रही है, कर रही है। और साथ ही साथ इजराइल और फिलिस्तीन के संगठन हमास को लेकर जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय छवि पर बार बार बातचीत की जाती है वो कितना सही है। लेकिन जिस तरीके से बीते एक हफ्तों में लगातार दोनों तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, लगातार दोनों तरफ से हमले हुए हैं, वो निश्चित तौर पर मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक चिन्ह बनकर उभरा है। इन दोनों देशों के बीच का ये जो विवाद है ये काफी पुराना है। ये विवाद सन 1948 से शुरू होता है, जब अंग्रेजों ने इजराइल जो कि देश के निर्माण की नींव रखी थी। पहले ये पूरा एक फलस्तीन देश हुआ करता था जिसमें यहूदी और मुस्लिम्स रहते थे, लेकिन उसके बाद यहूदियों के लिए एक अलग इजराइल की स्थापना 1948 में अंग्रेजों ने कर दी। और उसके बाद से धीरे धीरे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष है वो बढ़ता हुआ गया। आलम यह रहा कि वर्तमान समय में फिलिस्तीन जो है वो इजराइल के मुकाबले काफी कमजोर नजर आता है। हालांकि इजराइल बार बार इस बात को दोहराता है कि उसकी जंग फिलिस्तीनियों से नहीं है, उसकी जंग फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास से है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वर्तमान घटनाक्रम पर एक बार फिर स्पष्ट किया कि इजराइल यह सब कुछ अपनी आत्मरक्षा में कर रहा है और विश्व का कोई भी देश यदि उसकी स्थिति में होता तो भी वो ऐसा ही करता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आत्मरक्षा के लिए किसी एक देश को कब्जे में करना कितना उचित है। तमाम सवाल बड़े हैं जिनके जवाब मेरे साथ आज दो खास मेहमान जुड़कर देंगे। मेरे साथ एमिटी विश्वविद्यालय में वर्ल्ड अफेयर्स के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीश पाठक जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मेरे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर श्रीश पाठक जी, आपसे मैं वर्तमान संदर्भ पर हम बात करें इससे पहले आप संक्षिप्त में दर्शकों को जरा इन दोनों देशों के बीच के इस खींचातान की पृष्ठभूमि बताइए कि आखिर कैसे ये दो देश सन 1948 के बाद से लगातार कई संघर्षों को देख चुके हैं और प्रत्येक संघर्ष में जो एक चीज कॉमन रही है वो ये है कि दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ है। जी, ये तो बहुत ही एक जटिल इतिहास का हिस्सा रहा है। मिडिल ईस्ट में जब भी हम इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो इस विवाद की बड़ी परतें हैं और ये परत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप किस चश्मे से कहाँ खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं। और इस विवाद की शुरुआत एक विश्लेषक के तौर पे आप किस बिंदु से शुरू करते हैं, कई बार आपके जो कंक्लूजन होते हैं वो वहीं से तय होने शुरू हो जाते हैं चंदन जी। इसलिए वाकई किसी एक खास जगह से, जैसे एक इतिहास शुरू होता है जो सोलोमन एम्पायर से शुरू होता है, वो काफी पुराना इतिहास है। फिर एक इतिहास अगर बहुत हाल में आ जाए तो 1948 में 47 के बाद से ले लें, जिसमें आप कह लें कि न्यू कॉलोनाइजेशन की शुरुआत, डीकॉलोनाइजेशन की शुरुआत करते हुए फिर जो वर्ल्ड वॉर इजराइल के संबंध में तो 48 से ही हम देख सकते हैं। जी तो नहीं, क्योंकि इससे पहले तो परेशानी ये है कि एक देश हुआ करता था।
जी चंदन जी, क्यों मैं ये संदर्भ ऐसे जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इतिहास की किस बिंदु से आप लेकर के शुरू करते हैं तो आपको वो जो चेहरा होगा घटना का करवट लेता दिखाई पड़ेगा। आवाज पाठक साहब आपकी अटक रही है। इजराइल अभी आ रही है चंदन जी? जी 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 अब आ रही है। इजराइल पैलेस्टाइन का जो विवाद है ये बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसे बहुत ज्यादा डील नहीं किया गया है चंदन जी, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक बार इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने आकर के सभी पक्षों से बात करके इसका एक ईमानदार सोल्यूशन लेकर के आने के लिए कवायद करें। ठीक है। सबको पाठक जी आपकी आवाज थोड़ी दुरुस्त नहीं आ पा रही है, तब तक आप इसे ठीक करें। मैं संजीव श्रीवास्तव जी से एक सवाल पूछते हुए उनका चर्चा में। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाठक साहब, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, लेकिन अगर हम 1948 को केंद्र बिंदु माने जहां से इस विवाद की शुरुआत होती है, तो हमें ये नजर आता है कि ये विवाद दो सभ्यताओं के अस्तित्व की विवाद के तौर पर शुरू हुआ और जो समय के साथ साथ बढ़ते हुए वर्चस्ववाद की लड़ाई पर आकर पहुंच चुका है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ परेशानी ये है चंदन जी कि इसमें दूसरे जो कारक तत्व हैं वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। आखिर विश्व शक्तियां इस विवाद में क्यों, ऐसा नहीं कि केवल ये दो राजनीतिक सत्ताओं की लड़ाई है या दो अस्मिताओं की लड़ाई है, इसमें आपको वर्ल्ड पावर्स भी पूरी तरह से मिले उठे पड़े दिखाई देंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स है, ऑयल की पूरी पॉलिटिक्स है जो आप हमारे दर्शक भी बेहतर समझते हैं। तो विश्व राजनीति के जो धुरंधर खिलाड़ी हैं जब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो ये जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है वो और भी ज्यादा जटिल होता चला जाता है और लगता नहीं है कि कोई इसके ईमानदार सोल्यूशन की तरफ सोचना चाहता है। संजीव श्रीवास्तव जुड़ गए क्या हमारे साथ? संजीव श्रीवास्तव जी आवाज आ रही है आप तक? संजीव श्रीवास्तव को हम लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाठक साहब एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब जरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। अलस्का मस्जिद से जो कुछ जिसकी भी शुरुआत हुई वो एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे हो गए कि कई सालों से। संजीव श्रीवास्तव आप आवाज आ पा रही है आप तक? जी आवाज बड़ी कट की आ रही है चंदन जी। जरा अपना सवाल आप फिर से एक बार रिपीट करें। संजीव श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा ये है, इन दोनों देशों की जब हम चर्चा करते हैं तो जो कुछ वर्तमान संदर्भ में हो रहा है, खास तौर पर अलस्का मस्जिद से जिसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से जो कुछ होता गया, क्या ये प्री प्लान घटना आपको नजर आती है या फिर ये एकदम से स्पॉन्टेनियस रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने वाली घटना हो जिसके जवाब में दोनों देशों के बीच एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई आपको नजर आई? जी चंदन जी, आवाज आपकी थोड़ी कट रही थी, लेकिन जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन का जो विवाद है ये विश्व का सबसे अधिक जटिल विवाद कहा जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस विवाद की जटिलता का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो विवाद है ये आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है। ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो कि सिविलाइजेशन की जो आइडेंटिटीज हैं उससे जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि जो ज्यूज हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में और इजराइल पैलेस्टीन के इशू को लेकर के एक गहरा जो है आइडेंटिटी बेस्ड जो है एक डिफरेंस है और जिसका रिजोल्यूशन निकाल पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है, जिसके के लिए तमाम प्रयास भी किए जाते रहे हैं। आप जानते हैं कि ओस्लो एकॉर्ड जो 1993 में साइन हुआ था और उसका एक दूसरा पार्ट भी 1995 में हुआ और अमेरिका के माध्यम से भी विश्व की तमाम शक्तियों के माध्यम से भी समय समय पे प्रयास किए जाते रहे। यूनाइटेड नेशंस ने भी प्रयास किए, लेकिन चूंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और ये जो है इजराइल को लगता है कि ये उसकी एग्जिस्टेंस का प्रश्न है और फिलिस्तीनियों को भी उनके एग्जिस्टेंस का प्रश्न दिखाई देता है। तो इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है चंदन जी
कि ये जो विवाद है ये विश्व के जटिलतम विवादों में, या कहें कि सबसे अधिक जटिल कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई हो सकता है। पूछा था संजीव जी कि ये निश्चित तौर पर एक लड़ाई जो कि सभ्यताओं की अस्तित्व की लड़ाई से शुरू हुआ, वो अब कहीं ना कहीं एक वर्चस्ववाद की लड़ाई की तरफ क्या आपको जाता हुआ नजर नहीं आता? और खास करके यदि हम दोनों पक्षों में से किसी एक की गलती को ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर अभी जो वर्तमान स्थिति है वो किसकी वजह से है, तो इसमें आपको कौन सा देश बैकफुट पर नजर आता है? चंदन जी देखिए, इस पूरे विवाद से मेरा ऐसा मानना है कि निसंदेह वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व की लड़ाई जारी है। इजराइल जो है एक डोमिनेटिंग रोल में लगातार रहता है और इजराइल को अपना डोमिनेशन स्थापित करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है। जो तमाम जो राष्ट्र हैं, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, सभी इजराइल के ऊपर एक बहुत ही नकारात्मक रूप के साथ कार्य करते हैं। तो इजराइल को अपनी एग्जिस्टेंशियल जो है सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता रहती है और इसी वजह से इजराइल के ऊपर कोई भी अगर हमला होता है तो उसका वो बहुत ही मैसिव रिटेलिएशन करता है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि यदि वो रिटेलिएशन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जहां तक फिलिस्तीन की बात है तो फिलिस्तीन के नागरिकों को भी वहां पे रहने का हक है और फिलिस्तीनियन स्टेट की एक स्थापना होनी चाहिए। चंदन जी, जहां तक इसके कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की बात है तो इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन ही हो सकता है। 2 स्टेट सोल्यूशन, एक जो है इजराइल स्टेट बन जाए और एक फिलिस्तीन स्टेट बन जाए और दोनों साथ साथ रहें, दोनों शांतिपूर्ण तरीके से रहें, दोनों की सीमाएं निर्धारित हो जाएं, यही इसका एकमात्र सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जो 2 स्टेट सोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोनों ही पक्षों को मानने में तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि ये लगातार डिफरेंसेस बने रहते हैं और ये वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी रहती है। ठीक है। संजीव श्रीवास्तव की इसी बड़ी महत्वपूर्ण बात से सुरेश पाठक जी, एक सवाल जो बड़ा खड़ा होता है, 1948 की अगर हम मैप को स्टडी करते हैं तो हमें नजर आता है कि 55-44 के सॉल्यूशन के तहत दोनों पैलेस्टीन को बांटा गया था, इजराइल और पैलेस्टीन में। लेकिन उसके बाद लगातार सिलसिलेवार तरीके से कई युद्ध हुए और इजराइल जो है वो पैलेस्टीन को एनेक्स करता गया। और अब अगर इस चीज का सॉल्यूशन जो पाठक जी ने बताया कि वो ये है कि 2 स्टेट्स बने, एक पैलेस्टीन और एक इजराइल, वर्तमान परिदृश्य में तो एक असंभव सी स्थिति नजर आती है, क्योंकि कमोबेश जो पहले पैलेस्टीन हुआ करता था पूरा, उस पर में तो अब इजराइल ने अपना वर्चस्व साबित लगभग कर ही लिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पैलेस्टीन को लेकर जो लगातार चिंताएं संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संस्था और अलग अलग बॉडीज जताती हुई नजर आती हैं, वो क्या इस चीज को नहीं समझती कि उस स्थिति में कहीं ना कहीं वापस लौटना वर्तमान परिदृश्य में एक असंभव सी कल्पना है? चंदन जी, जो आप नहीं चाहता हूँ, खासकर वर्तमान परिदृश्य में हमें आना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि इतिहास तो बहुत परतदार है। यहाँ पे वर्तमान की जो भी परेशानियां वो शुरू कहाँ से होती हैं, ये मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि चुनाव हुए हैं लगातार इजराइल में 2015 के बाद से, जब री इलेक्शन नेतन्याहू करना चाह रहे हैं। उसके बाद से जो संजीव जी ने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन, बहुत ओपनली नेतन्याहू ने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन उनको स्वीकार नहीं है। और इधर हाल के कई वर्षों में बार बार चुनाव हुए इजराइल में और किसी भी चुनाव में नेतन्याहू की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई है, लगातार वो कमजोर पड़े। हालांकि कोई दूसरा नेता भी उस तरह से उभर के नहीं आ पाया। आखिरकार एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश हुई और उस यूनिटी गवर्नमेंट ने भी जो चुनाव के समय वादे किए थे कि नहीं, हमें 2 स्टेट सोल्यूशन मंजूर नहीं है और हम पूरे के पूरे यरूशलेम को ही हम कैपिटल मानते हैं, जबकि पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं कि जो ईस्ट यरूशलेम है वो उनका कैपिटल है। इसके पहले आपको ध्यान होगा चंदन जी कि ट्रंप ने यूनिलैटरली शिफ्ट कर दिया था, उसकी बड़ी आलोचना हुई। बल्कि वेस्ट एशिया में भी बहुत सारे पार्टनर जो कि यूएस के भी अलाइन थे वो भी उस पे यूएस के साथ नहीं थे। लेकिन इसमें असली चीज ये है कि जो अमेरिका में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे ज्यूज जो लॉबी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आपने क्रूजनर का नाम सुना होगा, जो ट्रम्प के पारिवारिक शायद दामाद हैं जी, जो दामाद है जिसका बड़ा रुतबा होता था। और उन्होंने भी जो एक सोल्यूशन की कोशिश की थी वो सोल्यूशन भी बड़ा एक पक्षी है। उसमें भी जैसा कि संजीव जी ने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन, तो वो सब जाता नहीं है।
ओबामा ने भी हाथ जलाई रखा है, इस पूरे जलाई रखा था अपने टाइम पे। और इसके बाद ट्रंप ने तो लगभग सारी चीजों से ही पीछा छुड़ा रखा है। और अगर आप ये पूछें कि हाल में क्या हुआ, तो हाल में रमजान के बाद जो अचानक से इजरायली पुलिस ने मस्जिद में उनको रोकना शुरू किया, पैलेस्टाइन लोगों को जो उनके श्रद्धालु थे, और इजरायली पुलिस और हमास के लोगों में फिर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। यहाँ पे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ चंदन जी, कि अगर वर्ल्ड कम्युनिटी ईमानदारी के साथ अगर सारे परेशानियों को एक साथ बात करके टेबल पर ला करके, और एक और संभावना, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे जो आती है कि विश्व इस मुद्दे पे दो गुटों में बढ़ जाते हैं, और ये देखने वाली बात होती है कि रूस किधर जाएगा, चीन किधर जाएगा, ईरान किधर जाएगा। तो ये सारी अगर स्टेप बाय स्टेप एक गुडविल के साथ आगे बढ़ा जाए तो ये एक असंभव विवाद नहीं है, लेकिन जानबूझकर ऐसा लगता ही नहीं है कि विश्व शक्तियां चाहती हैं कि ये विवाद सुलझे। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी, एक बड़ा अहम बिंदु है जिस पर गौर करने की और चर्चा करने की बड़ी आवश्यकता है, वो है भारत के परिप्रेक्ष्य से ये पूरा विवाद। कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विश्व के तमाम उन देशों को शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इजराइल को बैक किया इस पूरे मिलिट्री डेवलपमेंट्स में। उसमें भारत का नाम उन्होंने नहीं शामिल किया, भारत का झंडा नहीं लगाया, जिसको लेकर ट्विटर पे तमाम तरीके की प्रतिक्रिया साझा की गई। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी बने जिन्होंने फिलिस्तीन का भी दौरा किया और इजराइल के साथ भी उन्होंने बेहतरीन संबंध अपने कार्यकाल में रखे। ऐसे में इस वक्त भारतीय डिप्लोमेसी आपको किस तरीके से स्टैंड लेती हुई नजर आती है, और जो क्या स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है वो अपने जगह पर ठीक है, या फिर उन्हें किसी एक साइड को चूज करना चाहिए जिस तरीके के अभी हालात हैं? देखिए चंदन जी, भारत की जहां तक इजराइल पैलेस्टीन को लेकर के नीति का प्रश्न है, मुझे लगता है कि भारत एक संतुलित नीति पे कार्य करना चाहेगा। भारत के, जैसा कि आपने कहा कि इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे और गहरे संबंध हैं और पैलेस्टीन के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों जगहों का दौरा भी किया, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि भारत ने इजराइल और पैलेस्टीन के संबंध को डीहाइफेनेट कर दिया है। यानी कि इजराइल के साथ वो स्वतंत्र संबंध बना रहा है और पैलेस्टाइन के साथ स्वतंत्र संबंध बना रहा है। दोनों को एक सिक्के के दो पहलू की तरह से नहीं देख रहा है, और दोनों के साथ अलग अलग और अच्छे, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग और अच्छे संबंध है तो, लेकिन क्या वर्तमान परिस्थितियों में इजराइल इस चीज को नजरअंदाज कर पाएगा कि ऐसे वक्त में भारत ने हमारा साथ नहीं दिया? देखिए, भारत का जो दृष्टिकोण है वो ये स्पष्ट है कि इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल का जो स्टेट है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई खतरा आता है तो जाहिर है कि इजराइल को राइट है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में जो भी स्टेप ले सकता है वो ले। और जैसा कि आपने देखा कि भारत के ऊपर जब भी आतंकवादी हमले हुए, इजराइल ने भारत का पूरा साथ दिया है। यहाँ तक कि जो बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक की गई थी, उसमें जो स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था वो इजराइल का ही बॉम्ब्स था, जिसको कि भारत ने अपने सर्जिकल स्ट्राइक्स में इस्तेमाल किया था। और इजराइल और भारत की जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बहुत ही गहरा है। भारत के और इजराइल के अन्य सेक्टर्स में भी संबंध बहुत गहरे हो रहे हैं, खासकर जो कृषि के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में भारत उनको, इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट भी करता है। तो भारत का ये स्पष्ट मानना है कि यहूदियों के ऊपर पहले भी ऐतिहासिक रूप से अगर चंदन जी देखें तो यहूदी की जो पूरी सभ्यता थी उसको समाप्त करने की साजिश हिटलर ने रची थी। यहूदियों को पूरा हक है कि उनका एक स्टेट होना चाहिए, और वो स्टेट उनको मिल चुका है और उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। और इजराइल के ऊपर यदि कोई खतरा आता है तो इजराइल को पूरा राइट बनता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में जो भी कुछ कर सकता है वो करे। लेकिन साथ ही साथ भारत का ये भी मानना है कि जो पैलेस्टीन के लोग हैं उनको भी एक जगह मिलनी चाहिए, उनका भी जो स्टेट है वो भी बनना चाहिए। तो जाहिर है कि भारत की जो विदेश नीति है इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर के, वो संतुलित विदेश नीति है और डीहाइफेनेटेड है। इजराइल के साथ भारत के अलग संबंध हैं और पैलेस्टाइन के साथ अलग संबंध हैं, और ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित है। ठीक है, लेकिन श्रीष पाठक जी, सेल्फ डिफेंस की बात संजय श्रीवास्तव ने की, इससे हमास का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। हमास जैसे संगठन को अमेरिका ने एक तरीके से आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, तो वहीं अरब के देश जो है और मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इसे एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसे में हमास निश्चित तौर पर हमने देखा है कि ये जो पूरी इस वक्त एक युद्ध की स्थिति है वो
इजराइल बनाम फलस्तीन न होकर इजराइल बनाम हमास है। ऐसे में आने वाले समय में क्या इजराइल हमास को लेकर और एग्रेसिव आपको नजर आता है, और हमास को इंटरनेशनल सपोर्ट करने वाले देशों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, खास करके ईरान जैसे देश जो कि जग जाहिर है कि टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्रीली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को? चंदन जी, आपने जो बात कही है मैं उसको थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी यूज करके उस बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक टेक्निकल का पार्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर जब आप वेस्टर्न मीडिया की कवरेज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसा कि आपने बताया भी है कि इजरायली जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं इजराइल की तरफ से, वो ये कहते हैं कि हमास का जो आक्रमण है वो सिविलियंस की तरफ है, और हम जो अटैक करते हैं वो टेररिज्म के खिलाफ अटैक करते हैं। तो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में या आईआर की लैंग्वेज में इजराइल इसको ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहता है, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि नेतन्याहू कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन तो उनके एजेंडा में है ही नहीं, तो यानी कि जो सामने वाला पक्ष है उसको आप स्टेट का दर्जा देना ही नहीं चाहते हैं। अब अगर स्टेट का दर्जा नहीं है तो फिर आप नॉन स्टेट एक्टर बनोगे। नॉन स्टेट एक्टर में अगर आप वायलेंस मीन से अपना पर्पस सॉल्व करना चाहते हो या मजबूर हुए हो तो आपको आतंकवादी कहना बड़ा आसान हो जाता है। ये एक पूरा का पूरा एक नैरेटिव सेट किया गया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ चंदन जी, वो ये है कि आप ये जो दो अस्मिताओं का संघर्ष है, इसमें जो विश्व शक्तियों का जो भूमिका है, वो जैसे मैं बार बार ही कहता हूँ कि वो चाहते ही नहीं है कि ये जो संघर्ष है ये कभी वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी दखलंदाजी बनी रहे। अब ऐसे में आप देखें कि इजराइल का जो संबंध है वो यूएई से सुधरा हुआ, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में हम सभी जानते हैं। इसके बाद बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया, इन सारे देशों से भी इजराइल के संबंध सुधरे हुए थे। विश्व राजनीति में ये एक उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद एक शांतिपूर्ण हल की तरफ बढ़ ही सकता है। तब तक चुनाव की सनक ऐसे सवार हुई, चुनाव में सपोर्ट लेने की सनक ऐसे सवार हुई कि इस बार का जो प्रोवोकेशन है आप देखेंगे लार्जली इट इज कमिंग फ्रॉम इजराइल। भारत के ऊपर जो आपने प्रश्न किया था और मैं हाथ भी उठा रहा था चंदन जी, डीहाइड्रेटेड पॉलिसी मोदी सरकार की अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब एक विदेश नीति डीहाइड्रेटेड पॉलिसी अपनाती है तो ऐसे मौके पर वो एक लिटमस टेस्ट से गुजरती है। इस वक्त में भारत ने बड़ा ही बोल्ड स्टेप लिया है, जो कि कम से कम मैं मोदी सरकार से उम्मीद नहीं कर रहा था। भारतीय विदेश नीति में मोदी सरकार के प्रतिनिधि ने स्पष्ट ही भर्त्सना की है इजराइल के कदम की, और वो शांतिपूर्ण ढंग से हल की उम्मीद करते हैं। मैं इस पर्टिकुलर डिसीजन से भारतीय विदेश नीति की बड़ी सराहना करना चाहता हूं चंदन जी। मोदी सरकार ने बड़ा बेहतरीन स्टेप ले रखा है इस वक्त पर। चंदन ठीक है, संजीव श्रीवास्तव लिटमस टेस्ट बता रहे हैं इसे पाठक साहब, और इस लिटमस टेस्ट में अगर आप इजराइल जो कि आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, जिनके साथ पिछले कुछ सालों में आपके संबंध बहुत बेहतर हुए हैं, और उसके किसी स्टेप को आप इस तरीके से कंडेम करते हैं, तो क्या इसका असर आने वाले समय में उस देश के साथ के संबंधों पर हो सकता है? ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा कि अमेरिका को आप इस पूरे खेल में कितना बड़ा की प्लेयर देख रहे हैं, और खासकर जो बाइडेन जो एक तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में अमेरिका का बहुत वर्चस्व है, और वो संस्था साथ ही साथ फलस्तीनियों के अधिकारों की भी बात करती है। तो क्या अमेरिका के लिए भी आने वाले समय में एक डिलेमा जैसी स्थिति हो सकती है? जी चंदन जी, बड़ा अच्छे प्रश्न किया आपने। पहले प्रश्न का जो उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि भारत में भी आप जानते हैं कि एक बड़ी तादाद में मुस्लिम पॉपुलेशन है, और भारत की लगभग 14% की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो कोई भी देश अपनी विदेश नीति को जब संचालित करता है तो वहां की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी, उसके जो ओपिनियंस हैं उसको भी ध्यान में रखता है। भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, जरूर उनके अंदर ये कंसिडरेशन होगा कि भारत की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे इजराइल पैलेस्टीन को लेकर के क्या रुख रखेगी। जाहिर है कि जैसा कि पाठक जी ने कहा कि इजराइल में भी इलेक्शन की जैसी स्थिति थी, और वो कहीं ना कहीं उसने भी एक अपना रोल प्ले किया है, और एक फैक्टर के रूप में वो है। तो हर एक देश जो अपनी विदेश नीति या रक्षा नीति संचालित करता है, उसमें उसके जो डोमेस्टिक कंसिडरेशंस होते हैं, जो डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, वो बड़ा रोल प्ले करते हैं।
भारत का ये जो रिएक्शन आया है, जाहिर है कि अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के को ध्यान में रखते हुए भी आया है, और मानवता के हित में भी अगर देखें तो अगर वो शांति स्थापना अमेरिका वाले तो वो पूरी मानवता के लिए, पूरी मिडिल ईस्ट के लिए भी अच्छा है। जी श्रीवास्तव जी, अमेरिका वाले जवाब पे जी। हाँ, और दूसरा जो अमेरिका का, जहां तक आपने जो सवाल किया है, अमेरिका की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा लगता है कि अभी वो कंसिडरेशन मोड में है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई स्पष्ट एक जरूर इजराइल को उसने सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन ये अभी भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी इजराइल पैलेस्टीन को लेकर के पॉलिसी है वो अनक्लियर है, और उसको उसकी जो अनक्लैरिटी है, उसका जो डिलेमा है, उसकी वजह से भी ये विवाद जो है कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से सोचते हुए स्पष्ट इजराइल को सपोर्ट दिया था, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी भी स्पष्ट नीति नहीं अपना पाया है, जिसकी की वजह से ऐसा लगता है कि ये विवाद और भी आगे बढ़ सकता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, समय की कमी है पाठक साहब, संक्षिप्त में इसका जवाब आपसे चाहना चाहूंगा। टर्की इस पूरे विवाद में क्या आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से वो ओआईसी के देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, टर्की के क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन सब के पीछे? चंदन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। टर्की एक अभी उभरता हुआ प्लेयर है, और अमेरिका अगर बहुत स्पष्ट नीति के साथ, जो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि संजीव जी ने कहा कि अगर वो पूरी स्पष्टता के साथ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के सामने नहीं आते हैं, और एक बायसनेस दिखती है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इजराइल की तरफ, तो आप ये तय माने कि टर्की एक गुटबंदी को लीड करता हुआ आगे बढ़ता दिखेगा, और तब ये मामला थोड़ा और भी पेचीदा होता चला जाए, क्योंकि फिर आपको रूस की तरफ भी देखना होगा, चीन की तरफ भी देखना होगा, ईरान की तरफ भी देखना होगा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा इंतजार हमें करना चाहिए। उम्मीद करता हूं मैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये मामला और पेचीदा होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीश पाठक साहब आपका, और संजीव श्रीवास्तव जी, बड़े ही स्पष्ट तरीके से आप लोगों ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो इजराइल और फिलिस्तीन के इस पूरे विवाद को समझने में दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और साफ तौर पर दोनों देशों के बीच जिस तरीके की अभी स्थिति है, वो स्थिति एक चिंताजनक है, और आने वाले समय में जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, इसके लिए वैश्विक संस्थाओं को एक साथ आना होगा, ताकि इन दोनों देशों के बीच चल रहा एक तरीके से जो युद्ध है वो समाप्त हो सके और लोगों की जान ना जा सके। फिलहाल के लिए, आज के लिए इस बड़ी बहस में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।